आज हमारे साथ बॉलीवुड के ऐसे निर्देशक हैं जिन्होंने हमेशा अपनी फिल्मों में सोशल मुद्दों को उठाया है, और फिर वो चाहे सत्याग्रह हो या फिर आरक्षण हो या फिर गंगाजल हो। और एक बार फिर से उनकी अगली फिल्म आ रही है जय गंगाजल। इस बार क्या मुद्दा उठाया है, आइए उन्हीं से जानते हैं। प्रकाश झा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। लेकिन मैं मुद्दे नहीं उठाता, मैं अच्छी कहानी कहने की कोशिश करता हूँ। और इस जय गंगाजल में प्रियंका चोपड़ा, जो कि एक फीमेल आईपीएस ऑफिसर हैं, एक ज़िले में जाती हैं और उस ज़िले में कैसे अपने आप को स्थापित करती हैं, वहाँ के सिस्टम, और सबसे बड़ी बात है कि अपने खुद के खाके के सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करती हैं। ये उनकी ज़रूरत पड़ जाती है और उन बहुत पैशन से लगती हैं वो इसके पीछे, और बहुत सारी कहानी इसमें से उभर के आती है। आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है। पूरब तू भाग जा है, पश्चिम भाग ले। मुद्दे तो कहानी की रीढ़ होते हैं, वो अपने आप उड़ जाते हैं। तो इस बार जो टाइटल है जय गंगाजल, ये जो जय वर्ड है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये दरअसल कहानी ऐसी है क्योंकि गंगाजल में था एक क्राइम मुक्त समाज की कल्पना थी कि सब कुछ होगा तो पवित्र हो जाएगा सब। तो वो भावना यहाँ भी है, जो कि क्राइम मुक्त समाज बने, और इसलिए सिमिलैरिटी लेकिन दोनों की यहीं ख़त्म हो जाती है नाम को लेकर के। कहानी के पात्र अलग हैं, कहानी की समस्या अलग है, कहानी में कोई भी चीज़ जो है आगे बढ़ाई नहीं गई है, और आज की कहानी है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि नई कहानी है। सीक्वल तो कहना सही नहीं रहेगा इसको, हाँ, लेकिन वही है कि समाज और पुलिस के रिलेशनशिप पे फिर से 13 साल के बाद कहानी आई है। ठीक है। और जैसे पहली फिल्म में अजय देवगन थे और आपकी हर फिल्म में कहीं ना कहीं अजय देवगन की प्रेजेंस होती है, इस बार जब आपको था कि एक विमेन कॉप का किरदार है, एक प्रोटैगनिस्ट जो है वो एक फीमेल होने वाली है, तो प्रियंका का ख्याल किस तरह से आया? और क्या अजय को कुछ नाराज़गी हुई या अजय की कोई झलक इस फिल्म में भी देखने को मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस कहानी की डिमांड ही थी कि एक महिला पुलिस ऑफिसर, क्योंकि उसी तरह से उसको लाया जाता है कि वो कमज़ोर आ जाएगी तो ठीक ठाक रहेगी, हमारा अपना काम चलता रहेगा, वो चुपचाप बैठ के फाइल साइन करेगी। लेकिन होता उल्टा है, क्योंकि जब वो अपनी जगह पे आती हैं तो अपने सिस्टम को भी ठीक करने लगती हैं और बाहर के साथ भी उनका कन्फ्रंटेशन शुरू होता है, तो व्यवस्था बिगड़ने लगती है और उसी में कहानी उत्पन्न होती है। तो प्रियंका ने तो सुनने के साथ ही 2014 ही मुझसे कह दिया था कि भाई ये रोल तो मैं ही करूँगी, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, और मेरे दिमाग में भी हमेशा से वही थी, तो बात बन गई। लगता है क्योंकि अब वो एक इंटरनेशनल स्टार बन चुकी हैं, और अभी भी वो जो क्योंकि ये बहुत ही रूरल काइंड ऑफ सेटअप का स्टोरी है, आई थिंक सो। रूरल नहीं है, जिले की कहानी है। एक आम हिंदुस्तान में जिले होते हैं, मध्य प्रांत के बांकेपुर जिले में लखीसराय कस्बे की कहानी है। तो लगता है प्रियंका इस किरदार में ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगी? बिल्कुल, प्रियंका बरेली में पढ़ी बड़ी लिखी हुई, पूरे नॉर्थ से उनका परिचय रहा है, और अभी बहुत ही सॉलिड कलाकार हैं वो, बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। हमने उनको आईपीएस की ट्रेनिंग दी, सारा काम उन्होंने किया, मतलब खाकी वर्दी से लेकर के सब कुछ फर्स्ट क्लास कराया, और देखिए अमेरिका में एफबीआई में जाके एजेंट बन गई और क्वांटेको में काम कर रही है, तो फ़ायदा तो वो लोग उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं। और अगर हम बात करें, जिस तरह हमने एरिया की बात की कि हमेशा यूपी बिहार ज़्यादातर देखने को मिलता है, ऐसा क्यों है? मतलब आप उस एरिया से इतना ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड क्यों फील करते हैं, या कोई खास वजह है इसकी कि देश के बाकी हिस्सों में आपकी फिल्में इतनी नहीं बेस्ड होती? कहानी तो कहीं ना कहीं बेस होनी होती है। हिंदुस्तान तो सब है, हिंदुस्तान हिंदी भी है, हिंदुस्तान तमिल भी है, हिंदुस्तान पंजाबी भी है, हिंदुस्तान बंगाली भी है, तो कहीं ना कहीं कहानी को प्लेस तो करना पड़ता है। क्योंकि मैं बिहारी हूँ और बिहारी भाषा और बिहारी परिवेश से पूरी तरह परिचित हूँ, तो बहुत आसानी से अपनी कहानियाँ, अपने चीज़ें वहाँ प्लेस कर लेता हूँ। तो क्या पंजाब में जो सिचुएशन है, क्योंकि आज हम पंजाब आए हैं और आपने कहा कि भाषा बहुत ज़रूरी होती है उस ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए, पंजाब के कोई आपको इश्यूज़ लगते हैं जिसको आपको लगता है उठाना चाहिए? ये इशू जो इसमें है वो पंजाब के लिए भी है, क्योंकि पुलिस और समाज के संबंध तो पंजाब में भी वैसे ही हैं, न्यूयॉर्क में भी वैसे ही रहेंगे, मुंबई में भी वैसे रहेंगे। हमने तो एक सैंपल लिया है और सैंपल में उसको प्लेस किया है। मानसिकता तो समाज की वैसी ही रहती है। प्रकाश जी, जिस तरह से सोशल इशू से कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता है, तो एक जो आजकल बहुत मुद्दा चल रहा है, इंटॉलरेंस का मुद्दा,
उस पर मेरा एक ही सवाल है कि आपको क्या लगता है, इंडिया इंटॉलरेंट है या नहीं है? यस और नो? दोनों है। हमारे संस्कृति में हर तरह के विचार, हर तरह के धर्म, हर तरह के कर्म को जो है मान्यता दी गई है और उसको खुले बाँह से उसको स्वीकारा गया है। और उसी तरह से हमारे ही देश में समय समय पर ऐसे विचार हुए हैं जिन्होंने खिलाफत की है, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है और उसको भी मान दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो दोनों ही हमारे खूबी है, हमारी डेमोक्रेसी की, हमारे कल्चर की, हमारे देश की, कि हम मान देते हैं टॉलरेंस को भी और इंटॉलरेंस को भी। तो दोनों ही हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सेंसर बोर्ड ने के प्रहलाद निलानी वाले लेड सेंसर बोर्ड ने हमारे फिल्म में बहुत सारी खामियां निकाली, बहुत सारी गालियों को निकाल दिया, बहुत सारे कट्स दिए। लेकिन उसी व्यवस्था की का दूसरा अंग जो ट्रिब्यूनल है, जहां मैं लेकर के गया और मैंने अपील की, तो उन लोगों ने सारा चीज़ मुझे क्लियर कर दिया। तो ये टॉलरेंट है कि ये इंटॉलरेंट है, आप बताइए। ये तो दोनों ही चीज़ें चलती हैं। मुझे लगता है कि एक रैशनल तरीके से, एक ओपन माइंडेड तरीके से देखना चाहिए और जो भी कहे, जिसको दर्द हो वो कराहेगा और उसकी कराह को जो है वो समझना चाहिए। प्रकाश जी, जिस तरह से आपने बहुत से नेशनल अवार्ड्स जीते हैं और जो प्राइवेट अवार्ड्स हैं उसमें तो शुरू से ही थोड़े बायसनेस और वो सब उस चीज़ के लिए वो नोन है कि इसमें बायसनेस होती है। पर आपको क्या लगता है कि अभी जो रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई जब पद्म भूषण अवार्ड्स दिए गए और वो सब दिया गया, तो क्या अब नेशनल अवार्ड्स में भी वो पॉलिटिक्स आ रही है? जो कमर्शियल अवार्ड्स हैं जिनको कि टेलीविज़न नेटवर्क पे दिखाया जाता है, मैं उनमें भागीदारी नहीं करता। राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, उनको मैं बहुत मान देता हूँ और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय पुरस्कार चूँकि पीयर ग्रुप द्वारा दिया जाता है, बड़े अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग फिल्मकारों कार मिल करके और उसको डिसाइड करते हैं। मैं भी उस राष्ट्रीय पुरस्कार की जूरी का हिस्सा रह चुका हूँ, तो उसको मान देता हूँ मैं। और जहाँ तक कि राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री होता है या पद्म भूषण होता है, ये सारी चीज़ें, ये तो हमेशा व्यवस्था ऐसा करती है। इससे पहले वाली व्यवस्था थी, वो भी ऐसा करती थी। ये व्यवस्था आई, ये भी ऐसा करती है। लोग इसको मान दें ना मान दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार जो होते हैं वो पीयर ग्रुप्स के द्वारा दिए जाते हैं। वो देश के सबसे अच्छे टेक्नीशियंस और फिल्म मेकर्स मिल करके, इकट्ठा होकर के, पूरे देश की फिल्मों को देख करके और उसमें से चुन करके देते हैं। मैं तो उनमें उसको मान देता हूँ। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल, फाइनल सवाल ये है कि जिस तरह से आपका फिल्म में डायलॉग भी है कि कोई इमेज नहीं बनानी चाहिए, उसको ढोना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तरह से आपको एक, जिस तरह से मैंने कहा, एक सोशल इशू डायरेक्टर स्टीरियोटाइप कहीं ना कहीं बन गया है कि अगर प्रकाश झा आ रहे हैं तो कोई ना कोई सोशल मुद्दा ज़रूर उस फिल्म में उठेगा। तो क्या लगता है आपको, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? लोग अपनी तरह से एक पहचान की तरह से, कोई एक व्यक्ति रहता है, वो हमेशा समझिए ब्लू रंग के कपड़े पहनता है, एक व्यक्ति रहता है हमेशा अक्सर जो है सफ़ेद रंग के कपड़े पहनता है, तो उसकी पहचान के लिए वो चीज़ होती है, बट वो अंदर से वो चीज़ नहीं होती। वो अंदर तो आदमी के हर चीज़ उद्वेलन चलता रहता है, कहानी चलती रहती है। तो मैं भी हर बार कोशिश करता हूँ कि नई कहानी, नए इंगेजिंग तरह से उसको सामने लेकर के आऊँ। हम तो नौकरी में आते ही समझ गए थे कि मस्ती से जीना है तो कभी अपना इमेज बनने ही मत दो। बड़ा मुश्किल होता है ढोना। बाकी मेरी पहचान अगर इस बात को लेकर के है कि ये कोई सामाजिक मुद्दों के ऊपर में बात करते हैं, तो ठीक है, अच्छा है, इसमें दिक्कत क्या है। धन्यवाद आपका। और आपके ज़रिए, आप हमारे पार्टनर चैनल हैं, आपको पता होगा, तो आपके ज़रिए मैं सभी अपने एबीपी के दर्शकों को बिल्कुल बता देना चाहूँगा कि 4 मार्च को जय गंगा जल रिलीज़ हो रही है, जिसमें एबीपी हमारी पार्टनर चैनल है। हमने एबीपी को फिल्म के अंदर प्रमोट किया है, उनके सहारे से हम इसमें बढ़े भी हैं। तो धन्यवाद आपका और 4 मार्च याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ प्रकाश झा, जिन्होंने बताया कि जय गंगा जल एक बहुत ही पावरफुल कहानी, और वो हमेशा मुद्दों को लेके कहानियाँ नहीं बनाते, पर कहानियाँ ऐसी चुनते हैं जिनमें मुद्दे अपने आप उठ जाते हैं। तायरा भसीन, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।